जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि समय बदलते देर नहीं लगती और फिर आपको अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। एक दौर था जब जम्मू कश्मीर में ये अब्दुल्ला मुफ्ती परिवार राजा बने बैठे रहते थे। फारूक अब्दुल्ला, इनके बाद उमर अब्दुल्ला, इन लोगों ने तो कश्मीर में ऐसी लूट खसोट मंगाई मचाई है कि ये वहां पर अपना राज चला रहे थे, शाही शासन चला रहे थे। किसको पूछते थे ये? ना भारत सरकार को, ना ही वो लद्दाख के लोगों को, ना ही जम्मू के लोगों को। बस कश्मीर में इन्हें अलगाववाद की आग फैलानी थी और अपनी रोटियां सेकनी थी और मजे करने थे। तब तो इनको यहाँ पर राज्य केंद्र सरकार का कोई दखल नहीं, जांच एजेंसियों का कोई दखल नहीं, सिर्फ इनका ही राज था। लेकिन समय बदला, 2014 आया, पीएम मोदी आए और फिर धारा 370 हटी, 35 से हटा और फिर ये इनकी राजशाही की दुनिया खत्म हुई और इन्होंने हकीकत में सच्चाई की दुनिया में कदम रखा कि कश्मीर और भारत अलग अलग नहीं है। जो ये सोच रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, आप भी इसी देश का हिस्सा हो और इसके कानून के हिसाब से चलोगे। अब यहाँ पर इन्हें जवाब देना पड़ेगा, घोटालों के जवाब देने पड़ रहे हैं। रोशनी एक्ट पर जो मामला चल रहा था उस मामले पे जवाब देने पड़ रहे हैं और यहाँ पर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में जो 43 करोड़ का घपला हुआ, अब वो मामला अपने अंत पर पहुंचने की स्थिति में आ गया है। फारूक अब्दुल्ला सहित 5 और लोगों पर आरोप है कि इन्होंने जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के 43 करोड़ रुपए खा लिए, तरह तरह के तरीकों से उन पैसों को अपनी जेब में डाल लिया और ये मामला कोर्ट में है। और अब फारूक अब्दुल्ला को कोर्ट में पेश होना पड़ा। वर्चुअल तरीके से ही आए हैं क्योंकि उनकी उम्र देखते हुए और हमले को देखते हुए उन्हें हाई मेडिकल रिस्क की कैटेगरी में रखा गया है, तो वर्चुअल तरीके से पेश हुए। मामले में चार्जशीट का संज्ञान लिया जा चुका है और इनसे अपना बयान दर्ज कराने को कहा गया था, जिसमें चार्जशीट में लगाए गए आरोप, सीबीआई की कही गई बातें, वो सब इन्हें पढ़कर सुनाई गई और इनसे पूछा गया कि आपका इस पर क्या कहना है, कि आप खुद को दोषी मानते हैं, निर्दोष मानते हैं। तो इन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई आपराधिक काम नहीं किया है, ये एक मनगढ़ंत दोष मेरे ऊपर, आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है, ये साजिश है, ये सब चीजें इन्होंने कही। अब इन्होंने बयान दर्ज करवा दिया है। 5 और आरोपी हैं, उन्होंने भी यही कहा है। ये 5 आरोपी कौन है ये भी देख लीजिए। मोहम्मद सलीम खान, ये उस वक्त जेकेसीए के महासचिव हुआ करते थे। एहसान अहमद मिर्जा, ये कोषाध्यक्ष हुआ करते थे। इसके अलावा मंजूर गजनफर अली, बशीर अहमद मिस्कर, गुलजार अहमद बेग, इनमें से कुछ जो है वो बैंक अधिकारी हैं। इन सब लोगों पर भी आरोप है आपराधिक साजिश का और आपराधिक विश्वासघात का। सरकारी पद पर रहते हुए, सेवारत रहते हुए आपराधिक विश्वासघात करने का इनके ऊपर आरोप है। अब मामला कितना आगे पहुंच चुका है ये देख लीजिए, क्योंकि पहले आरोप तय होते हैं, जांच होती है, फिर आरोप तय होते हैं, फिर चार्जशीट बनती है और फिर चार्जशीट का संज्ञान लिया जाता है, तब मुकदमा शुरू होता है। तो ये इतना प्रोसेस पूरा हो चुका है। चार्जशीट बन चुकी है, चार्जशीट का संज्ञान लिया जा चुका है। जो श्रीनगर की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उन्होंने पिछली जो तारीख थी 12 मार्च थी, उसमें इन्होंने 2 मार्च की तारीख में इन्होंने ये माना कि प्रथम दृष्टया लगता है कि इसमें आपराधिक तत्व पाए गए हैं। इस मामले में ये सब जो आरोपी है इनके खिलाफ, तो एक आपराधिक साजिश प्रथम दृष्टया नजर आ रही है, इसलिए इस चार्जशीट का संज्ञान उन्होंने लिया कि यानी कि मुकदमा चल सकता है। अब 12 मार्च को इन्हें बुलाया गया था, फारूक अब्दुल्ला को, कि अरेस्ट वारंट, उस वक्त इन्हें बुलाया गया था, तब इनके ऊपर हुआ था हमला और उसके एक दिन के बाद की तारीख थी, लेकिन ये नहीं आए थे और इसके बाद कोर्ट ने इनके खिलाफ गैर जमानती अरेस्ट वारंट जारी कर दिया था। गैर जमानती वारंट यानी कि अरेस्ट वारंट ही है कि पुलिस इन्हें पकड़ कर लाए अब अगली तारीख को, और कोई जमानत नहीं मिलेगी इस पर कि पुलिस के आने के खिलाफ पहले ही जाके जमानत ले ली, वो नहीं मिलेगी, सीधे पकड़ के लाए पुलिस। अब जब ये गैर जमानती वारंट जारी हो गया तो फिर हड़कंप मच गया। फिर इनके वकील दौड़े दौड़े गए, इन्होंने बताया कि भाई उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ है और वो साइकोलॉजिकल शॉक में है, इसलिए वो नहीं आ सकते। तब कोर्ट ने रियायत बरती, फिर वारंट वापस लिया, फिर उन्हें अगली तारीख दी। अब इस अगली तारीख में नहीं आते तो लगना था वारंट इनके खिलाफ फिर से। फिर ये देखिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा
सिर्फ तबीयत खराब, कुछ काम की वजह से तारीखें टलती है। तारीखें टलने की वजह तो ये तो कई जगह हम देख चुके हैं कि देरी कराने के लिए भी होता है। वर्चुअल माध्यम से आप आ सकते हैं, आप खुद नहीं आ सकते तो आप ऑनलाइन आ सकते हैं, इसकी सुविधा भी कोर्ट दे रहा है। लेकिन यहाँ कोशिशें होती है, देखिए तारीख दर तारीख ऐसे ही ली जाती है, अगली तारीख मिलने में 15-20 दिन, एक महीना तक हो जाता है। यहाँ तो 1 महीने की स्थिति हो गई और 1 महीना डिले हो गया। इस कारण पहले भी कुछ तारीखें संभव है कि टाली गई होंगी। तो इससे होता यही है कि आप देखिए, अब संज्ञान हुआ, फिर मुकदमा, कई बार मुकदमों में भी तारीखें टले, क्या क्या कोशिश हो जिससे कि खिसता जाए, कई साल और निकल जाए। लेकिन अब ये नहीं टाल सकते थे। अब अगर ये नहीं आते तो फिर तो अरेस्ट वारंट जारी भी होता और ये अरेस्ट होते भी और फिर इन्हें पुलिस पकड़कर खींच कर लाती। इसी के डर के मारे ये वर्चुअल मोड में आ गए और अब ये स्थिति यहाँ तक पहुंच गई है कि मामले का संज्ञान लिया गया, इनके बयान दर्ज हो गए हैं। अब अगली तारीख 30 अप्रैल है और उसमें सबूतों पर चर्चा की जाएगी, सबूत सबमिट किए जाएंगे, अभियोजन पक्ष की तरफ से सबूत दिए जाएंगे। फिर ऐसे ही दलीलें शुरू होती है, मुकदमा शुरू होता है। सीबीआई का ये केस है, फिर सीबीआई के वकील भी अपनी बात रखेंगे, फिर इनके वकील भी अपनी बात रखेंगे और उसके बाद कुछ एक सुनवाई के बाद इसमें ये मौका आ जाएगा कि आरोपी दोषी हैं या नहीं। जब दोषी पाए जाएंगे तो उसके बाद इनको सजा सुनाई जा सकती है। दोषी नहीं पाए गए तो बरी भी हो सकते हैं, वो तो आगे तय होगा। लेकिन मामला मुकदमे पर अब ये पहुंच चुका है और इसका डर इन्हें बना हुआ है। जब गड़बड़ियां हो रही थी तब तो नहीं दिख रहा था, इन्हें आंखें मूंदे हुए थे। 2002 से लेकर 2011 के बीच की बात है, बीसीसीआई ने इन्हें 113 करोड़ रुपए दिए थे जम्मू कश्मीर में क्रिकेट में लगाने के लिए, क्रिकेट के विकास के लिए। 43 करोड़ रुपए सफाचट हो गए। कैसे हो गए? अलग अलग बैंकों में खाते बनाए गए, फर्जी खाते बनाए गए। बैंक अधिकारियों की मदद से वो पैसा इन्होंने उन खातों में डाला और फिर उसका निजी इस्तेमाल हुआ। ये पैसे की बड़ी हेरफेर का मामला है, इसीलिए सीबीआई ने भ्रष्टाचार आपराधिक साजिश का केस इसमें लगाया है। ये जो बात बड़ी करते हैं, अभी जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन से ही जो जम्मू कश्मीर की टीम है वो रणजी जीती थी, बड़ी बड़ी तारीफें कर रहे थे उमर अब्दुल्ला उसको लेकर कि हाँ भाई, जैसे कि इन्हीं के ही कामों से जो है टीम जीती है। तुम्हारे समय पर तो 43 करोड़ रुपए डकार लिए गए। तुम लोगों को जम्मू कश्मीर की टीम की चिंता और वहां के बच्चों की चिंता होती तो तुम ये से पैसे नहीं डकारते। तो आज जब ये हुआ तब तो इन लोगों के आंख कान नाक सब बंद थे, कहाँ गया पैसा। आज जब अब इसका हिसाब हो रहा है तो तकलीफ हो रही है, परेशानी बनी हुई है कि अब आगे क्या होगा। 88 साल उम्र हो चुकी है फारूक अब्दुल्ला की, जेल जाते हुए कैसे लगेंगे अगर आरोपी बन गए तो ये सब टेंशन इनके बीच में है, इसकी चर्चा है। ये इसको राजनीतिक साजिश बता रहे हैं कि तो राजनीतिक साजिश है, हमें फंसाया जा रहा है। भाई कौन सी साजिश? मामला तो 2011 में शुरू हुआ जब आपके खिलाफ सीबीआई की जांच शुरू हुई। ये तो तब तो आप ही की सरकारें हुआ करती थी, जम्मू कश्मीर में भी और साथ में केंद्र में भी आप ही की कांग्रेस हुआ करती थी। तब तो पीएम मोदी आए नहीं थे, मामला तो तब चल रहा था। अब ये है कि मामले को अंजाम पर पहुंचाया जा रहा है। केस नहीं दर्ज किया इन्होंने, केस तो पिछली सरकार में दर्ज हुआ था। तो आपसे क्या कहा, आप ही की पार्टी की सहयोगी जो है कांग्रेस बदला ले रही थी। कौन साजिश कर रहा है? केस तो तब दर्ज हुआ और अब तुम केस चलेगा तो भाई उसका ही अंत तो होगा। या फिर क्या क्या चाहते हैं, जिंदगी भर ऐसे ही घसीटता रहे, ठंडे बस्ते में चला जाए और आपको कोई हाथ न लगाए। अब ऐसा तो नहीं होने वाला है, अब तो अंजाम तक जाएगा। अब आपकी मनमानियां नहीं चलेंगी और आपका शाही शासन नहीं चलेगा। अब भारत सरकार का शासन है, जांच होगी और मामला अंजाम तक भी पहुंचेगा। कितना भी फड़फड़ा ले, विधानसभा में मुद्दा उठाएं कि इनके नेता बाहर मीडिया के सामने बोले, चाहे आप कुछ भी करें, ये चीजें रुकने वाली नहीं है। और आपको अब वो पुराना शासन भी नहीं मिलेगा अपना। पूर्ण राज्य के दर्जे की भी बड़ी मांग करते रहते हैं ना, इसीलिए इनको चाहिए होता है स्पेशल स्टेटस, पूर्ण राज्य सब हमारे कब्जे में रहे। वो भी नहीं मिलने वाला है, तड़प लें, कुछ भी कर लें, अभी तक नहीं मिला। जब तक वहां पर हालात सामान्य नहीं होंगे तब तक नहीं मिलेगा। तो अभी फारूक अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार, इन लोगों की फड़फड़ाहट चल रही है। अभी और फड़फड़ाहट बढ़ेगी, खासतौर से ये अब्दुल्ला परिवार में, जब इस फैसला जो है, ये केस जो है अंत तक पहुंचेगा। और यही ऐसे ही करते करते इनके आगे के साल भी गुजरने वाले हैं।
तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।